नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत जितना डाइवर्स देश है, उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ की राजनीति में भी देखने को मिल जाती है और यही डाइवर्सिटी इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कमर कस ली है। 26 अपोजिशन पार्टियों ने बेंगलुरु में एकमत होकर 18 जुलाई को भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने की शुरुआत की है। एक नया गठबंधन जिसको कि INDIA अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाएगा का निर्माण हुआ है और आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ मैदान में उतरेगा। सो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपीए का वजूद समाप्त हो चुका है? क्या कांग्रेस की हेजीमोनी समाप्त हो चुकी है? और ये जो नया गठबंधन बनाया गया है INDIA के नाम से, इसको लेड कौन करेगा? किस अपोजिशन पार्टी या फिर किस पार्टी के सहारे ये चलने वाला है? कौन इसके लिए पीएम पद का दावेदार होगा? तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, बहुत से प्रोमिनेंट फिगर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राइट। तो बहुत से प्रोमिनेंट फिगर हमको इस गठबंधन में देखने को मिलते हैं। टोटल 26 पार्टियों ने यहाँ पे साथ आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से कि मामला एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से इस INDIA को बनाया गया है, यूपीए का इसमें क्या होगा, क्या यूपीए को समाप्त कर दिया गया है, और यूपीए के राइजिंग एंड डाउनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। एनडीए क्या है, एनडीए का राइज कब हुआ, उस बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बहुत कुछ हमको हमारी राजनीति के बारे में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे, यूनाइटेड वी स्टैंड के स्लोगन के साथ में अपोजिशन पार्टी ने 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग की। हालांकि पहली मीटिंग में आपको बता दूं, पटना में 23 जुलाई को इनके द्वारा की गई थी। अब ये सेकंड मीटिंग थी जिसके अंदर इनके द्वारा जो गठबंधन यहाँ पे बनाया गया है उसको नाम दे दिया गया है, दैट इज दी INDIA, राइट। तो ये जो INDIA बनाया गया है, ये है एक्रोनिम फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये फुल फॉर्म बनती है यहाँ पे इंडिया की, और ये एक मान के चलिए आप बीजेपी लेड जो एनडीए अलायंस है उसको 2024 के चुनाव में हराने के लिए बनाया गया है। टोटल मैंने बताया 26 पार्टी यहाँ पे आई थी एंड द सेकंड डे ऑफ द मीटिंग ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है टू सेव द डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार से हमने INDIA का निर्माण किया है। तो टोटल 26 पार्टियों में आप देख पाओगे कुछ प्रोमिनेंट पार्टी हैं, नेशनल लेवल की भी और स्टेट लेवल की भी। जैसे कि कांग्रेस आपको पता है नेशनल लेवल की पार्टी है, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी वाली, DMK जो कि MK स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जनता दल यूनाइटेड ये आपकी नीतीश कुमार की पार्टी है, RJD लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो जाएगी, शिवसेना UBT उद्धव बाल ठाकरे करके कुछ है ये, तो ये उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है क्योंकि इसका फैक्शन होगा था, आपको पता है, नई पार्टी के साथ में। और NCP का भी जो फैक्शन हुआ है, शरद पवार जिसके अंदर है, वो पार्टी भी इसके अंदर शामिल है। तो बहुत सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर ये सब जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप बात करोगे स्टेट के अंदर तो इनकी कई जगह पे सरकारें भी हैं। इसी प्रकार हमने न्यूज ये भी देखी कि एनडीए भी अपने 38 पार्टीज के साथ में 18 जुलाई को मीटिंग करता नई दिल्ली के अंदर। सो दैट ये एनडीए क्या है, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, और यूपीए के बारे में। तो यूपीए का डाउनफॉल भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एनडीए को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका निर्माण या इसका फाउंडेशन स्टोन 1998 के अंदर रखा गया था। और वर्तमान में अगर आप देखोगे एज ऑफ नाउ 15 ऐसे हमारे पास स्टेट एंड यूटीज है जहां पे एनडीए लेड गवर्नमेंट है। स्टेट की हम बात करें तो ये एक सेंटर राइट टू राइट विंग कंजर्वेटिव इंडियन पॉलिटिकल अलायंस है। बीजेपी पार्टी के द्वारा इसको लेड किया जाता है। पहले इसके चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था, एंड द सेकंड वाज दी लाल कृष्ण आडवाणी जी 2004 से लेकर 2014 तक। उसके बाद पता है अमित शाह जी आ जाते हैं, और 2014 से लेकर अब तक चेयरमैन के रूप में अमित शाह कार्यरत हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए बीजेपी के जो चेयरमैन है वो है JP नड्डा जी, और लेकिन अमित शाह यहाँ पे एनडीए जो कि पार्टीज का एक गठबंधन है राइट विंग पार्टीज का, उसको चेयरपर्सन यहाँ पे करते हैं अमित शाह जी, ठीक है। तो ये एनडीए 1998 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे
उनके लिए बनाया गया था। क्योंकि देखिए हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इतिहास में जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 1996 की बात है। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है, मात्र 13 दिन में ये सरकार गिर जाती है। उसके बाद आपको पता है बहुत सारे नहीं, केवल दो हमको और प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एच डी देवगौड़ा साहब यहाँ पे आए थे, उनकी भी सरकार 324 दिन चली, मात्र एक साल में ये सरकार गिर जाती है। उसके बाद आई के गुजराल साहब आते हैं, उनकी भी सरकार एक साल के अंदर गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीएम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था। इसके बाद 1998 के मई के महीने में एनडीए को फॉर्म किया जाता है। कुछ रीजनल पार्टीज को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जो कि एंटी कांग्रेस थी, राइट। तो एक एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजी लेकर नया गठबंधन बनाया जाता है, जिसके अंदर आप देख पाओगे प्रोमिनेंट पार्टी यहाँ पे समता पार्टी, एआईएडीएमके एंड शिवसेना, और भी आरजेडी भी इसके अंदर शामिल थी, और ममता बनर्जी वाली जो टीएमसी पार्टी है वो भी इसके अंदर शामिल थी। तो जो समता पार्टी है, यही जो पार्टी है जेडीयू की पेरेंट पार्टी है, आपको पता है। क्योंकि समता पार्टी को गठन किया गया था जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, और प्लस में यहाँ पे नीतीश कुमार भी थे। तो इन दोनों के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। बाद में आपको पता है 2003 के अंदर जेडीयू अलग हो जाती है समता दल से, लेकिन समता दल अभी भी वर्तमान में एनडीए के साथ में है। लेकिन जेडीयू की अगर हम बात करें, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ये आपकी वर्तमान में बीजे इसके पास, ये जो नया गठबंधन बना है यूपीए, उसके पास में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा। शिवसेना की भी अगर हम बात करते हैं, तो 1996 के अंदर इसका गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक बीजेपी के साथ में इसका गठबंधन रहा है। लेकिन 2019 में हम क्या देखते हैं कि शिवसेना यहाँ पे अपना अलायंस तोड़ती है, और एक महाविकास अघाड़ी करके नया गठबंधन बनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर। और रिसेंटली हमने देखा महाराष्ट्र में एनसीपी का भी फैक्शन हो गया है, और एक नई पार्टी बन चुकी है वहां पर भी। तो समता पार्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नौ अभी हमने क्या देखा कि 1998 के अंदर इलेक्शन होते हैं, फिर भी यहाँ पे एनडीए बनाने के बावजूद भी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। तो बाहर से यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी का सपोर्ट लिया जाता है, समर्थन लिया जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अभी भी सरकार आप मान के चलिए अल्पमत में ही थी। अल्पमत का मतलब यही है कि जो एआईएडीएमके पार्टी है, उसने यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लिया। अब ये जो एआईएडीएमके पार्टी है, ये आपको पता है एमजीआर की पार्टी है। एमजीआर का नाम आई एम श्योर कि आपने सुना होगा। ये इनका नाम रामाचंद्रन, एमजी रामाचंद्रन, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, उनकी पार्टी थी। उन्होंने यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लिया जो सपोर्ट था। अब यहाँ पे सरकार फिर से गिर जाती है मात्र 13 महीनों के अंदर। फिर से इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी और रीजनल पार्टीज को यहाँ पे साथ में लाया जाता है। 1999 के अंदर मेजोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट आती है, और पूरे 5 साल यहाँ पे कार्यकाल उनका होता है। 2004 में आपको पता है फिर नेक्स्ट इलेक्शन होना था। 6 महीने पहले ही सरकार के द्वारा शेड्यूल कर दिया जाता है कि इलेक्शन होने वाले हैं। अब सरकार साइनिंग इंडिया या फिर इंडिया साइनिंग के कैंपेन के साथ में ये चुनाव लड़ती है, और एक प्रकार से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री के रूप में अपने आप को दिखाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली एनडीए यहाँ पे बुरी तरीके से हार जाती है। केवल 180 सीट यहाँ पे इनको मिलती हैं। आप देख पाओगे बीजेपी को केवल 138 सीटें मिली, और एनडीए को मिलाकर 188 से 186 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को 145 सीटें मिलती है 2004 के इलेक्शन में। तो हमने क्या देखा कि किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी अलायंस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जो मैजिक नंबर हमारे पास यहाँ पे है 545 में से 282, शायद 282 ही है, तो वो किसी को भी नहीं मिला। अब यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीपीआई के साथ मिलकर एक नया अलायंस, दैट इज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए का निर्माण किया जाता है 2004 के अंदर। और ये इसके अंदर जितनी भी पार्टी आई, वे सब लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी, अर्थात लेफ्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस काम करती थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस इलेक्शन के अंदर 2004 वाले में सीपीआई जो पार्टी है, मार्कशीट वाली, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 43 सीट के साथ में। तो इस पार्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे यहाँ पे, जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत ने इस यूपीए गवर्नमेंट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफोर्ट किया। टोटल 14 पार्टीज को कांग्रेस के साथ मिलकर इकट्ठा किया इन्होंने, जैसे कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव, डीएमके, एमसीपी,
और इस प्रकार से टीआरएस ये सब पार्टी एक साथ आई, इन्होंने क्या किया, यूपीए को फॉर्म किया। आई एम श्योर कि आप चीजें समझ गए होंगे। और सबसे बड़ा हाथ किसका है, सुरजीत सिंह जी का ही है। सबसे बड़ी बात और यहाँ पे ये भी देखी गई कि 4 लेफ्टिस्ट पार्टी भी यूपीए गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ जाती हैं, जिसमें सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी एंड द फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आइडियोलॉजी के साथ में 17 मई को ये यूपीए का गठन कर दिया जाता है और 22 मई 2014 को क्या लिख दिया, 2004 को मनमोहन सिंह जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं। ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे निकल के आती है कि ये जो नाम दिया जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, किसी भी पार्टी की फर्स्ट चॉइस यहाँ पे नहीं था। पहले यहाँ पे नाम यूनाइटेड सेकुलर अलायंस रखा गया या फिर यूनाइटेड सेकुलर अलायंस भी यहाँ पे नाम सुझाया गया था। बट डीएमके पार्टी के उस टाइम के नेता थे करुणानिधि जी, जो कि तमिलनाडु के बाद में सीएम भी बनते हैं। इन्होंने 16 मई 2004 को सोनिया गांधी जी से बातचीत की और कहा कि देखिए ये जो सेकुलर वर्ड है ना, ये नॉन रिलीजियस लगता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये ठीक नहीं है हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए, तो हम लोग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम रखते हैं। सो दैट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम रखा गया और सरकार बना दी जाती है। अब एक प्रकार से हमने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से सरकार बनती है, यूपीए का गठन हो जाता है। बट इसके डाउनफॉल की शुरुआत 2 साल बाद ही शुरू हो जाती है। 2006 के अंदर टीआरएस जो कि तेलंगाना की पार्टी है, उन्होंने यहाँ पे अपना सपोर्ट वापस ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि इनकी डिमांड थी तेलंगाना को नया राज्य बनाने की, जो कि सरकार मान नहीं रही थी। केसीआर का नाम आपने सुना होगा, वो उस टाइम पे लेबर मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, अपने साथियों को वापस लेके आए और पार्टी को छोड़ देते हैं। केसीआर के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के सीएम भी हैं। इसी प्रकार से एमडीएम के अगले साल छोड़ जाती है। वाईक्यू की जो पार्टी थी वी गोपाल स्वामी, उनकी पार्टी भी छोड़ जाती है। 2008 के अंदर सबसे बड़ा सेटबैक लगता है जब चारों की चारों लेफ्टिस्ट पार्टी भी अपना सपोर्ट, अपना समर्थन विड्रॉ कर लेती हैं, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करने वाला था। लेफ्टिस्ट पार्टी यहाँ पे मना कर रही थी, बट डील साइन होने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो एक प्रकार से हमने क्या देखा, 2007 तक आते आते 2004 में बनी सरकार बिल्कुल माइनॉरिटी में आ जाती है, अल्पमत में आ जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ में लाया जाता है। बट थैंक्स टू समाजवादी पार्टी के उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन नेता थे अमर सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे यूपीए सरकार को समर्थन दिया जाता है और सरकार यहाँ पे बच जाती है फिर 2008 के अंदर, और इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है। वरना तो अगर आप देखोगे बीच में सरकार यहाँ पे गिरने वाली थी, और हालांकि अमर सिंह के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर यहाँ पे एक कैश फॉर वोट का भी चार्ज लगा था। खैर वो तो एक पॉलिटिकल बात है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास 2009। तो पूरा साल हो गए, 5 साल यहाँ पे पूरे कर लिए जाते हैं यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात यूपीए फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आता है यूपीए टू। इस यूपीए टू की शुरुआत होती है 2009 के अंदर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 206 सीटें जीती जाती हैं, जबकि टोटल यूपीए में अगर आप देखोगे तो 262 सीटें आती हैं। तो यहाँ पे इनके पास काफी मेजोरिटी थी, दूसरी और पार्टीज को साथ में मिलाकर सरकार बनाई जाती है। और इसी यूपीए टू के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों को जीता जाता है और एक प्रकार से अच्छा यहाँ पे पैठ बनाई जाती है यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। बट इस पूरे टेन्योर में, पूरे 10 सालों में, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक अगर आप देखोगे तो बहुत से करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत सारी जो नीतियां थी सरकार की, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, बिजनेसेस उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो एक लहर ऐसी बन जाती है कि एक एंटी कांग्रेस सरकार देश में आनी चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट नेशन वाइड इमेज के ऊपर पड़ता है, मीन्स यूपीए की इमेज के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट विल आल्सो फेल्ड, तो ये भी नीचे गिर जाती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे मेंबर थे पार्टी के जो कि अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करते थे, छोड़ देते हैं यूपीए गवर्नमेंट को या फिर कांग्रेस को छोड़ जाते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि डीएमके ने यहाँ पे अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि लीडरशिप की स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी राहुल गांधी जी को बनाया जाता है, कभी सोनिया गांधी जी, फिर राहुल, फिर सोनिया, फिर राहुल, फिर सोनिया। तो इसका मतलब क्या आपके पास कोई बेहतरीन लीडर नहीं है? अगर हम लोग कंपैरिजन करें एनडीए के साथ में तो उनके पास में बेहतरीन लीडरशिप है।
जब तक मैनेजमेंट और लीडरशिप नहीं होगी तो तब तक अलायंस चलेगा नहीं। और ये है सबसे बड़ी कमी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अगर हम लोग यूपीए 1 को यूपीए 2 से कंपेयर करते हैं तो यूपीए 1 इज बेटर देन द यूपीए 2। यूपीए 2 में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पार्टी को, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं। यूपीए 2 में अगर आप देखोगे केवल 5 पार्टी बच जाती हैं। टीएमसी ममता बनर्जी वाली पार्टी, एनसीपी शरद पवार वाली, डीएमके ये एम के स्टालिन वाली, एनसी दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस अमर अब्दुल्ला वाली पार्टी, और मुस्लिम लीग। इन 5 पार्टियों में से भी आगे चलकर ये दोनों पार्टी छोड़ देती हैं, सॉरी टीएमसी और डीएमके छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पिछले जो यूपीए 1 था उसके अंदर आरजेडी को भी शामिल किया गया था, लेकिन इस बार आरजेडी को नहीं बुलाया गया। लेकिन फिर भी एसपी एंड बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। सरकार का कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी बिल वगैरह आता था उसमें अपना सपोर्ट दिखाया, अपना विश्वास दिखाया। बट सरकार में कैबिनेट में इनका कोई भी मंत्री नहीं था। अब यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो 2010 में उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि राज्यसभा के अंदर एक बिल लाया गया था, विमेन्स रिजर्वेशन बिल। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बुड़बक इसको कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। मीनवाइल अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो देखिए इस दौरान टीएमसी पार्टी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनकी पकड़ यूपीए के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है। डिक्टेटिव टर्म का यहाँ पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2012 की बात है, दिनेश त्रिवेदी करके रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि टीएमसी पार्टी के मेंबर थे, एमपी थे यहाँ पे। इनके द्वारा पैसेंजर्स का फेयर हाइक किया जाता है। तो ममता बनर्जी इनको बोलती हैं कि आप पैसेंजर्स का जो फेयर है उसको हाइक मत कीजिए, उसको मत बढ़ाइए और रेलवे मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दीजिए। उनके स्थान पर मुकुल रॉय को लाया जाता है ममता बनर्जी के कहने पर। आप देख रहे हो यूपीए एक ऐसा अलायंस जिसको कि लेड किया जाता था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन अब उसके हाथ में उसकी कमान नहीं है। वह कांग्रेस करती भी तो क्या करती, बिकॉज कांग्रेस हैड नो ऑप्शन टू कंप्लाई। अगर कांग्रेस न माने बात को, क्योंकि सीट तो उनके पास ज्यादा नहीं है ना, तो दूसरी पार्टी फिर छोड़ के चली जाएंगी और सरकार फिर से अल्पमत में आ जाएंगी। तो ये बात है। अब टीएमसी और डीएमके इसी साल 2012 के अंदर फिर से छोड़ जाती हैं। 2009 में सरकार बनी, 2012 में सरकार फिर से यानी कि यूपीए फिर से अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार आते आते 2014 का चुनाव होता है और मोदी जी की लहर आती है। वो कैसे आप सबको पता है एक प्रकार से, चलो ठीक है आप उसको कुछ दूसरी चीज नाम दे सकते हो, बट हम ये कहेंगे कि एंटी कांग्रेस लहर थी और वहां पे कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिलती हैं। इसके बाद 2014 से 2017 तक केवल 3 राज्यों के अंदर ही सरकार बना पाती है कांग्रेस अपने दम पर। और उसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है लीडरशिप के अंदर फेल होना। लीडरशिप बहुत ही इनका कमजोर था एज कंपेयर टू एनडीए। क्योंकि एनडीए की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो बहुत बेहतरीन लीडरशिप हमको देखने को मिलता है। फिर चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, उसके बाद अमित शाह हों, उसके बाद अभी जेपी नड्डा हो, और आगे आने वाले टाइम में किसी दूसरे को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही या फिर दूसरे लोगों को यहाँ पे पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई ठीक नहीं है। हालांकि ठीक है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है, वो भी अभी कठपुतली की तरह ही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एक बढ़िया बेहतरीन अगर लीडर होता ना तो कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा कमजोर न होती। हालांकि ठीक है अभी कर्नाटक में भी अच्छा चुनाव जीता, और इसके बाद इधर राजस्थान में भी इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है। तो 4 राज्य ऐसे हैं आई थिंक जहां पर इनकी सरकार देखने को मिलती है, राइट। और इस प्रकार से हमने क्या देखा कि धीरे 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 यूपीए का जो है कि वर्चस्व समाप्त होता जा रहा है। जो पार्टी शुरुआत में इनके साथ में आई थी वो अब इनके साथ में नहीं रही। 2017 तक भी बहुत सारे राज्यों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा लॉस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2018 के अंदर कर्नाटक और राजस्थान को जीता जाता है, वो अच्छी बात थी। बट 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर फिर से करारी मात मिलती है। केवल 91 सीटों के साथ यूपी आती है, 10% शेयर भी इनको नहीं मिल पाता। जो अपोजिशन का एक टैग मिलता है दैट इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। केवल 52 सीटें यहाँ पे मिलती हैं, 44 से 52। तो ये कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का पतन किस प्रकार से धीरे धीरे लीडरशिप की कमी के बिना, और जो वेरियस नेता थे बड़े बड़े जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को ज्वाइन किया या आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया या दूसरी टीएमसी को ज्वाइन किया।
लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसी चीज को देखते हुए ममता बनर्जी ने 2021 में एक मीटिंग के दौरान, जो कि मुंबई में आयोजित की गई थी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के साथ में, कि देयर इज नो यूपीए, भाई कोई यूपीए यूपीए नहीं है, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। और एनसीपी ने इसका समर्थन किया, क्योंकि पिछले 7 सालों में आप देखोगे, मैंने बताया, बहुत से सीनियर लीडर इसको छोड़ जाते हैं और इंटरनल डिसेंट देखने को मिलता है, चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर की बात करें फिर स्टेट लेवल की बात करें। सत्ता को मतलब एक प्रकार से सीएम या फिर पीएम पद की जो दावेदारी है उसके लिए भी आपस में कलह कलेश देखने को मिलता है। सो एक इनस्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी में और यूपीए में हमको देखने को मिलती है। लीडरशिप के ऊपर सवाल उठते हैं, तो ये सारी बातें इस प्रकार से आती हैं। अब यूपीए से ही आईएनडीए का गठन हुआ है, कोई ये नया नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने महागठबंधन बनाया था। महागठबंधन की भी काफी करारी हार हुई थी, क्योंकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म उनके पास में नहीं था, वोट शेयरिंग का एंड दी सीट शेयरिंग का, कि किस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़े, आपस में ही उनकी बातचीत नहीं बन पा रही थी। अब इस पूरे गठबंधन को, ये वाला जो नया बनाया गया है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है, जहां तक देखने को मिल रहा है। पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग अब ये बेंगलुरु में हुई है, तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। पहली मीटिंग के अंदर पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम इसका सुझाव किया गया था, बट अभी नया नाम इसका आ गया है INDIA। ठीक है, तो ये ही आपकी जो यूपीए थी, यूपीए को ही रिफॉर्म करके एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एक मत होकर एक ही आइडियोलॉजी से बनाया गया है। हालांकि वो देखने वाली बात है कि कितना पार्टी जिसके अंदर सहमत होती हैं, वोट शेयरिंग किस प्रकार से होता है, पीएम पद का दावेदार किसे नॉमिनेट किया जाता है, पार्टी को लीड कौन करता है। क्योंकि देखिए, सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि पार्टी को लीड करने के लिए, इस गठबंधन को लीड करने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, जिसके अंदर एक कन्वेनर और एक प्रेसिडेंट होने वाले हैं। कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार को लाया जाएगा और प्रेसिडेंट के तौर पर सोनिया गांधी जी को लाया जाएगा। अभी के लिए रिपोर्ट ये कहती है, बट देखने वाली बात है भविष्य में किस प्रकार से होने वाला है और कैसे चुनाव में रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो वो तो जनता जनार्दन आपको पता है, जनता बिल्कुल सर्वोपरि है, भगवान होती है, वो किसको राजा बना दे वो देखने वाली बात है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, यूपीए एनडीए वगैरह वगैरह, और ये जो ना अलायंस बना है INDIA, इसके बारे में कुछ पता चला होगा। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर, क्या जो ये नया पहल की गई है एक प्रकार से अपोजिशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं क्या इस बीजेपी को मात देने में सक्षम होगी, मीन्स एनडीए को मात देने में, या फिर इसमें भी आपसी कलह है, या फिर कंप्रोमाइज न करने की वजह से कोई फायदा या फिर कोई परिणाम न निकलेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ जाने से पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हो, तो यहाँ तक पहुंच गए हो, तो प्लीज एक यार लाइक जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।